Hello, Matujima, and you're watching Morning Pulse on Bill TV. On Ajit Pawar plane crash case, NCP SCP leader Rohit Pawar says, if we talk about conspiracies, there can be two types of conspiracies, political and commercial. We want to find out which one it is. Another thing is that if someone is supporting or protecting the VSR company, which is responsible for it, that could also be a conspiracy. So many powerful people are behind this company. DGCA officials are behind it. But if this investigation needs to be brought to justice, only the most powerful people in India, like the Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah, can bring justice to Ajit Pawar, because the rest of the people involved are also powerful. He requested them to personally address this investigation, and he said that he's going to send a letter addressed to the PM Modi via email today. The aviation minister must resign. He said this is his demand. He said, वो भी VSR कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे VSR रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए इतने पावरफुल लोग इस कंपनी के पीछे है, DGCA के बहुत बड़े अधिकारी इसके पीछे है, तो मुझे लगता है अगर अजीत दादा को हमको न्याय देना है तो महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग वहां पे प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे उनकी आवाज वो वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजीत दादा को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जन इसमें इन्वॉल्व है वो भी पावरफुल है। लेकिन आज सबसे पावरफुल इस कंट्री में जो है वो दो लोग होने के कारण मैं उनको विनती करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप खुद वहां पे ध्यान दो। एक छोटा सा लेटर मोदी साहब के नाम से वहां पे मैं आज उनको देने वाला हूं, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि वहां पे मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो विषय है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि ये जो मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन, ये डेफिनेटली हम उनकी मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। मोदी साहब को भी, अमित शाह जी को भी वो मांग हम कर रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी, उनको भी हम विनती करते हैं कि ये विषय आप अपने हाथों में ले, और ये जो एविएशन मिनिस्टर है, जो TDP इस पार्टी के है, उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए। ये हमारी मांग है। वो क्यों लेना चाहिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आगे वाले प्रेजेंटेशन में आप सबको दूंगा। Union Health Minister JP Nadda highlighted the scale and impact of India's immunization efforts. He said that the country's Universal Immunization Program, or UIP, is the largest vaccination drive in the world. According to the minister, under the program, 11 types of vaccines are administered to protect against 12 preventable diseases. Nadda emphasized that the health department is undertaking significant and impactful work, describing the Universal Immunization Program as highly comprehensive and far-reaching in its coverage. मैं यहां आपसे ये भी बात करना चाहता हूं कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, UIP जिसको हम कहते हैं, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। 12 किस्म के वैक्सीन्स और 11 किस्म की वैक्सीन्स और 12 किस्म के हमारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाव करने के लिए ये वैक्सीन बनती है, और उस वैक्सीन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी आज हमने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया के लिए जो तैयार किया है, उसमें मुझे बताया गया है कि CRI ने 75 लाख डोजेस UIP अप्रैल में 2026 में हमारा जो
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें सीआरआई का कंट्रीब्यूशन 55 लाख डोजेस का 2026 में होगा। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और ये प्रोटेक्शन एडोलेसेंट को देगा, प्रेग्नेंट वुमेन को देगा, एडल्ट्स को देगा। इसके लिए मैं यहाँ के साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स ऑफ द डायरेक्टरेट, इन सबको मैं बधाई देता हूं। और इस बात के साथ कि आप निश्चित रूप से सीआरआई को इसी तरीके से आगे ले जाएंगे। मित्रों, सिर्फ आपकी समझदारी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की थोड़ी बेसिक्स बता देना चाहता हूं। हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा करते हैं तो कभी कोई नेग्लिजेंस हो गई, कोई केयरलेसनेस हो गई, तो उसकी बड़ी बड़ी खबर छपती है और हमारे दिमाग में आता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैसा काम चल रहा है। मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि नेग्लिजेंस को ध्यान में लाना हमारे पत्रकार बंधुओं का काम है और हमें उसको ठीक करना जरूरी भी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई छोटे काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़े काम कर रहा है। और मैं जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करता हूं तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो दुनिया का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है, यह टीकाकरण का कार्यक्रम कैसा है इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। 140 करोड़ के देश में हर साल हमारे 2 से 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हर साल 2.5 लाख के आसपास माताएं गर्भवती होती हैं। हम एक एक बच्चे को जिस दिन माता कंसीव करती है, गर्भवती होती है, उस दिन से लेकर हमारी आशा वर्कर हमारे यूविन पर, जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें एंट्री करती है मां का नाम और आने वाले बच्चे की कंसेप्शन की डेट, और वहां से उसको ट्रैक करती है। और हम इंश्योर करते हैं कि 5 एंटीनेटल चेकअप डिलीवरी से पहले हो, और जिसमें से एक चेकअप स्पेशलिस्ट के द्वारा हो, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनकी 8 चेकअप हो, जिसमें से 5 चेकअप नॉर्मल हो, 3 चेकअप स्पेशलिस्ट के द्वारा हो, और इस बीच में उसका टीकाकरण भी होता है। और हमारा टीकाकरण यूविन पे कैप्चर होता है। अगर टीकाकरण मिस हो गया तो अलर्ट माता को भी जाएगा, गर्भवती माता को, अलर्ट आशा वर्कर को भी जाएगा, अलर्ट बीएमओ को भी जाएगा, और यह अलर्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि टीकाकरण का बटन नहीं दबता है, तब तक। Kerala BJP President Rajiv Chandrasekhar launched a sharp attack on the state government over the condition of healthcare sector. He alleged that Kerala's healthcare system is severely damaged and claimed that poor infrastructure and lack of essential medicines and equipment are putting patients' life at risk. Chandrasekhar further accused the government of attempting to deflect from what he described as incompetence and corruption by creating a manufactured narrative. Targeted State Health Minister Veena George, he questioned her capability to continue in office and said that in his view, she should resign on moral grounds. No, we have already, I have spoken about this on multiple occasions in the last 6-7 months. The Kerala's healthcare sector is broken, is damaged beyond repair. It is now taking the lives of innocent patients. Hospitals are collapsing on people's bodies. People are going to the hospital and dying because there is no medicine, there is no equipment in operating theatres. You know that in the Trivandrum Medical College, the government's own Trivandrum Medical College, there was a huge furore just a few months ago where there's no money for equipment to be bought for operating theatres. And the recent example of negligence where instruments are left behind in the body of a patient summarizes the state of the affairs of the Kerala's healthcare sector. And the minister is now trying to deflect the attention by saying that this is some ploy by private companies, etc., etc. Look, this is a standard Marxist response. When you don't have any defense of your incompetence, when you don't have any defense of your corruption, you try and create a fiction. You create a manufactured narrative. The reality is she's incompetent.
She is not capable of being a healthcare minister. She has presided over the destruction of the healthcare sector. The victims are Malayalis every day. Poor Malayalis more than anybody else. And it is time for her, if she had any self-respect, to resign and go. Let there be some competent minister for the next 40 days, or in any case in the next 45 days, Pinarayi Vijayan and his government is going to go. But if she had any self-respect, she would resign. She would resign today, take the responsibility as somebody who was a constitutionally sworn minister, who is constitutionally bound to protect the healthcare of all Malayalis. She should say, I failed, and she should leave. Reacting to the protests by the Indian Youth Congress leaders at the AI summit yesterday, Union Minister Kiren Rijiju strongly condemned the demonstration. He termed the protest condemnable and said it was not merely a mistake but an act against national interest. Rijiju also criticized Congress leaders for allegedly justifying the protests instead of apologizing, calling the situation shameful. He further stated that issues concerning the nation's interests should not be politicized and accused the Congress party of acting out of frustration over electoral defeats. सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठकर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने का जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है, उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। और जब देश का प्रतिनिधि करता है, उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन में या किसी भी देश में जब कोई भी किसी भी दल के हो, किसी भी वर्ग के, जब भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो देश को ले जाते हैं और देश के लिए बोलते हैं। उसमें कोई आपस में तू मैं करने का कोई जगह नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हताशा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोगों को भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब ये देश का खिलाफ बन गए हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी को अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये लोकतंत्र में ठीक बात है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, हम मान सकते हैं। थोड़ा भाषा का मर्यादा रखें और सरकार के नीति के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने का आजादी है। संसद में हो या संसद के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में सबके लिए ये आजादी प्राप्त है, संविधान में प्रावधान है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप देश के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? और ये पहली बार इस स्तर में ग्लोबल एआई समिट मोदी जी का सोच विचार
अब दुनिया का सामने में आया है कि मोदी जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has said preparations for the 2026 Char Dham Yatra are already in full swing. He stated that planning began immediately after the 2025 Yatra concluded, with regular meetings being held with stakeholders. The Yatra will begin earlier this year, with temple doors opening in April, and the government is ensuring all arrangements are in place for smooth pilgrimage. Dhami also reviewed preparations for the 2027 Kumbh Mela and laid foundation stones for projects worth around Rs 250 crore, directing departments to complete the work on time and in coordination. तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। कई विधायक हैं सर जो उनको लेकर क्या कहें? 2027 के कुंभ के लिए, कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और माँ गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आज अधिकारियों के साथ आपने बैठक की, क्या कुछ मुख्य बिंदुओं कुंभ के समाप्त समय कम है सर, ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएंगे? सफाई कार्य अभी जो है, नहीं, महीने की बरसात भी है, बीच में बरसात का सीजन भी रहेगा सर। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे और मुझे लगता है माँ गंगा के आशीर्वाद से और सबकी शुभकामनाओं से अच्छा होगा। सरकार तो पूर्ण रूप से आयोजित करने के लिए जो है तैयार हर स्तर पर कर रही है, लेकिन साधु संतों का, अखाड़ों की जो परंपरा है वो भी पूर्ण रूप से इसमें निभाई जाए, उसके लिए किस तरह का सहयोग और किस तरह का समन्वय? पूज्य साधु संत गणों से सबका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi has said Brazil is India's largest trading partner in Latin America, which both nations aiming to take bilateral trade beyond $20 billion in the next 5 years. He added that the expansion of the Indian-Mercosur trade agreement will further strengthen economic ties. The Prime Minister also highlighted growing cooperation in digital public infrastructure, artificial intelligence, semiconductors and other emerging technologies, stressing that innovation must drive inclusive growth for the global South. हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। राष्ट्रपति जी के साथ आया बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इसी विश्वास को दिखाता है। भारत मर्कोसुर ट्रेड समझौते के विस्तार से
हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूसिव एंड इट मस्ट बिकम अ ब्रिज फॉर शेयर्ड प्रोग्रेस। ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तंभ रहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी ग्रीन फ्यूचर के प्रति हमारे साझा संकल्प को दर्शाती है। ब्राजील ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सह अध्यक्षता का भी प्रस्ताव रखा है। मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति लूला का अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में ब्राजील का व्यापक अनुभव सीडीआरआई को और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.